नमस्कार, वक्त हो गया है लाख टके की बात का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम और आपके साथ मैं हूं जीना सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सरकार पोस्टर्स नहीं हटाएगी। लखनऊ हिंसा के दंगाइयों के पोस्टर्स, जिसको लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके बाद सरकार ने फैसला ये लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती देंगे। प्राइवेसी का उल्लंघन किया है पोस्टर लगाकर, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते वक्त ये कहा था, लेकिन यहां यूपी सरकार का ये फैसला है कि वो पोस्टर नहीं हटाएगी, बल्कि हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी होली के बाद। बड़ी खबर, 57 दंगाइयों के पोस्टर लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बैठक में यह फैसला हुआ है। अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस कमिश्नर ने बैठक की। लखनऊ के डीएम के साथ कई अधिकारी भी मौजूद थे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। होली के बाद अपील करेगी सरकार। अजीत हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अजीत, यहां पर योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो इस बात को नहीं मानेगी और हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, बिल्कुल अपना जो सुबह से खबर आ रही थी, न्यूज 18 ने पहले चलाई भी थी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार, लेकिन अब बैठक के बाद, हाई प्रोफाइल बैठक के बाद इस बात पर फैसला कर लिया गया कि हाईकोर्ट ने जो सुमोटो लेकर ये कहा था कि 16 मार्च के पहले आप पोस्टर हटाएं और 16 मार्च तक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें, उसको लेकर अब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो उन 57 आरोपियों को, जिनका एडीएम सिटी जो ईस्ट है, उनकी अदालत में जो फैसला हुआ कि इनके ऊपर आरोप है 1 करोड़ 55 लाख रुपए का इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, इनसे वसूली की जाएगी, नहीं तो उनकी संपत्ति कुर्क करके उसे बेचा जाएगा और जनता के पैसे की भरपाई की जाएगी। अब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पड़ा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देगी, जिसमें आज इलाहाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि सरकार काल मौके पर से जो पोस्टर लगे हैं उसको हटाए और 16 मार्च के पहले पोस्टर हटाकर। अजीत, ये तो वो बात हुई जब कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। एक और उस पर आप बारीकी से बताइएगा कि जिन लोगों के पोस्टर लगे हैं उसमें से 4 से 5 लोगों ने जो है वो भी अपनी याचिका दायर की और कहा है कि इंटेंशनली उन्हें टारगेट किया गया है। देखिए, बिल्कुल जीनत, जिन लोगों ने अलग अलग से अपनी याचिकाएं दाखिल की हैं उनका एक अलग मसला है, लेकिन जो हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया सरकार को, इस याचिका पर कहा गया, जो हाईकोर्ट ने सुमोटो लिया था उस पर कहा गया था कि 57 आरोपियों के फोटो तत्काल हटाए जाएं, ये उनकी निजता का अधिकार है, मानवाधिकार का उल्लंघन है। लेकिन अब सरकार ने कह दिया कि होली बाद किसी भी वक्त सरकार सुप्रीम कोर्ट में फैसला अपना चुनौती दाखिल करेगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर सरकार एक कदम भी पीछे नहीं रखने वाली है, ना पोस्टर हटेंगे और होली के बाद जो है अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो सीएम योगी का बयान भी आया है हाईकोर्ट के फैसले पर। सरकार कोर्ट के आदेश को देख रही है, ये मुख्यमंत्री ने कहा था। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में ही फैसला लिया जाएगा। जनता के हित में जो कुछ करना चाहिए किया जाएगा, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री हाईकोर्ट के फैसले पर। और किसी भी तरह से पोस्टर्स तो जो हैं वो नहीं हटाए जाएंगे, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा। तो सीए के खिलाफ हिंसा करने वालों के पोस्टर बॉय को हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने लखनऊ के चौराहों पर लगे पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया है। वहीं हिंसा फैलाने वालों पर सख्त। योगी सरकार ने कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला लिया है। सीएए के खिलाफ हिंसा करने वालों पर योगी सरकार की कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट को पसंद नहीं आई। कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए लखनऊ के 100 चौराहों पर लगे दंगाइयों के पोस्टर को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है, पोस्टर लगाना प्रशासन की गलत कार्रवाई है, क्योंकि पोस्टर लगाने से लोगों की आजादी का हनन होता है। सार्वजनिक जगहों पर बिना इजाजत पोस्टर लगाना गलत है। कोर्ट ने सवाल करते हुए सरकार से पूछा है कि किस नियम से प्रशासन ने पोस्टर लगाए हैं। कोर्ट ने 16 मार्च तक हलफनामा देने का आदेश दिया है। हालांकि योगी सरकार दंगाइयों को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है, इसलिए हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसले का स्वागत किया और योगी सरकार को अहंकारी करार दिया कि अहंकारी फैसले सरकार लेना बंद करे, नियम और कानून के साथ चले, लोगों के साथ अन्याय न करे। हमें उम्मीद है इसी तरह न्यायालय से न्याय मिलता रहेगा। दरअसल 19 दिसंबर को सीएए के खिलाफ दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। योगी प्रशासन ने हिंसा फैलाने वाले 57 लोगों को वसूली का नोटिस भेजा। राजधानी के 100 चौराहों पर इनके पोस्टर भी लगा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो योगी सरकार ने भले ही फैसला लिया हो कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, लेकिन प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार को हमला बोला है। उन्होंने लिखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आम जनता के अधिकारों का पाठ आज यूपी सरकार को सिखाया। यूपी सरकार को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कानून उनके हाथ की कठपुतली है। सूबे में 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच विरोध प्रदर्शन को लेकर बात हुई। मौजूदा सीएम ने पूर्व सीएम को फोन किया और शिकायत की, लेकिन और बड़ी खबर यहां आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार संकट में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में गिर सकती है सरकार। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो गुट है उसने बगावत कर दी। सरकार के 6 मंत्री समेत 17 विधायक बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं और ये माना जा रहा है कि अंदर खाने, वैसे तो जब से सरकार बनी है तब से ही लड़ाई थी, लेकिन अब किसी पद के जरिए ही अगर कोई बड़ा पद मिलता है, चाहे राज्यसभा की सीट का जिक्र हो रहा हो या फिर स्टेट में, तो शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ा सा मानेंगे। और कौन कौन है सिंधिया गुट में बता देते हैं आपको। इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत और महेंद्र सिंह सिसोदिया शामिल हैं। बगावत करने वाले मंत्री और विधायकों को बेंगलुरु के आउटस्कर्ट इलाके के रिजॉर्ट में ठहराया गया है। जिन्हें याद होगा सभी को यहाँ पर कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुमत लिया था, उस वक्त भी मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर एक अलग ही संग्राम छिड़ा हुआ था। राहुल गांधी को बकायदा एक तस्वीर पोस्ट करनी पड़ी थी, जहां एक तरफ कमलनाथ थे और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े थे। बिल्कुल, और उसके बाद भी थोड़े दिन चीज़ें बेहतर रहती हैं और फिर हम देखते हैं कि सिर्फ एक कार्यकर्ता के तौर पे ट्विटर पर भी अपनी पहचान जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया बदलते हैं। उसके बाद तो और ज़्यादा सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया उस तस्वीर में जो सब कुछ बेहतर होने की बातें कह रहे थे, तो क्या सच में था या फिर सिर्फ खाना पूर्ति या थोड़े वक्त के लिए शांत करने का। लेकिन अब की तस्वीरें देखिए, सरकार में बगावत, 2 बीएसपी और 1 एसपी विधायक ने समर्थन दिया, जबकि इस तरह से कांग्रेस के पास 121 विधायक है। अभी जो गणित है हम आपको वो बता रहे हैं विधानसभा का। तो अगर 17 विधायकों ने सरकार को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। 2 विधायकों का निधन होने से वर्तमान में 228 मेंबर्स हैं। कांग्रेस के पास 114 विधायक हैं। कमलनाथ सरकार 4 निर्दलीय विधायक, 2 बीएसपी और 1 एसपी विधायक ने कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया हुआ है। और इस तरह से कांग्रेस के पास 121 विधायक है, जबकि बीजेपी के पास 107 विधायक हैं और बहुमत का आंकड़ा 116 है। और अगर 17 विधायक बगावत कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी के पास 124 हो जाएंगे, जबकि कांग्रेस के पास 104 विधायक ही बचेंगे। ऐसे में सरकार अल्पमत में आ जाएगी। अब बढ़ना बहुत दिलचस्प बात यह है कि अमूमन हम देखते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय कहते थे कि हम जब चाहेंगे तब सरकार बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर अपने ही नाराज हैं। बिल्कुल, अपने में ही यहाँ पर 2 गुट छिड़े हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यस बैंक के राणा कपूर के साथ लेन देन की जांच हो सकती है। राणा कपूर ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की पेंटिंग खरीदी थी, जिसका पैसा प्रियंका गांधी को चेक के जरिए दिया गया, जबकि नियमों के मुताबिक पैसा एआईसीसी को जाना चाहिए था। लेकिन पेंटिंग का पैसा प्रियंका गांधी को मिलने की खबर आने के बाद आरोप लग रहे हैं कि इसके बदले में यस बैंक को फायदा पहुंचाया गया होगा। अब इस मामले में ईडी ने राणा कपूर की बेटियों से पूछताछ भी करेगी, ये भी खबर आ रही है। 2010 में बेसिकली मनी ट्रांसफर को लेकर बातें उठ रही थी। कानून की रक्षा करने वालों पर जब कानून तोड़ने के आरोप लगने लगे तो आम जनता के भरोसे का क्या होगा।
पुलिस महकमे के आला अधिकारियों की करतूतों से तो यही लगता है कि प्रदेश में रक्षक ही सुरक्षा तंत्र को कमजोर कर रहे हैं। खाकी की गिरेबान तक कानून के हाथ, भ्रष्टाचार पर वार, बड़ी मछलियों पर प्रहार, प्रेम जाल में फंस गए कप्तान साहब। प्रदेश में जिलों की रक्षा करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कुछ ऐसे दाग हैं जो आम जनता की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। यूपी पुलिस में सिंघम के नाम से मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईपीएस अजयपाल शर्मा पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर एक महिला ने दर्ज कराई है। महिला का दावा है कि अजयपाल शर्मा ने उससे 2016 में गाजियाबाद में शादी की। उस समय अजयपाल शर्मा गाजियाबाद में एसपी सिटी थे। महिला का आरोप है कि 2019 में झगड़ा हो जाने के बाद उसे अजयपाल परेशान करने लगे और ठगी का फर्जी आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया। यही नहीं, अजयपाल शर्मा ने कुछ पुलिस वालों की मदद से शादी के साक्ष्य भी महिला के घर से जबरदस्ती उठवा लिए। अब विशेष सचिव गृह के आदेश पर अजयपाल शर्मा के खिलाफ गबन, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और साक्ष्य मिटाने के आरोप का मुकदमा दर्ज हो गया है। हालांकि अजयपाल शर्मा से न्यूज 18 ने बात की तो उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया। एलिगेशंस जो हैं वो कम्प्लीटली बेसलेस हैं और जो मेरा मानना है कि मैं पूरी तरह से इसमें निर्दोष हूँ और बाकी इसमें जो भी लीगल एक्शन है मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें न्याय होगा। ये वही अजयपाल शर्मा हैं जिन पर गौतम बुद्ध नगर से हटाए गए एसएसपी वैभव कृष्ण ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद एसआईटी की जांच में भी अजयपाल आरोपी बनाए गए। वैभव कृष्ण ने अपनी रिपोर्ट में गाजियाबाद के एसएसपी रहे सुधीर कुमार सिंह, रामपुर के एसपी रहे अजयपाल शर्मा, सुल्तानपुर में एसपी रहे हिमांशु कुमार, बांदा में एसपी रहे गणेश शाह और कुशीनगर में एसपी रहे राजीव नारायण मिश्रा समेत 5 अधिकारियों पर आरोप लगाए थे। हालांकि जांच से पहले ही वैभव कृष्ण ने रिपोर्ट लीक कर दी। इसी दौरान आईपीएस वैभव कृष्ण का एक अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिलहाल वैभव कृष्ण सस्पेंड चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रदेश में आज भी किसानों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं और इसकी तस्वीरें आए दिन आपके सामने आती रहती हैं। कोई कर्ज के बोझ तले दबकर मौत को गले लगाता है तो कोई कुदरत के कहर से परेशान होकर जान ले लेता है। हर कोई जीना चाहता है। जिंदगी के सफर में हंसी खुशी आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन मुसीबतों से घिरने के बाद इंसान सिर्फ मौत को गले क्यों लगा लेता है? क्या उसके लिए मुसीबत से बच पाना नामुमकिन हो जाता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सहारनपुर में एक किसान इसलिए फांसी लगा लेता है क्योंकि वो बैंक के कर्ज से परेशान होता है। प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त की गई है, उसके अनुसार यह बताया गया है कि बैंक के लोन से कुछ परेशानी थी, किंतु अभी तक परिजनों द्वारा कोई तहरीर नहीं दिया गया है। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम बॉडी भेजी जा चुकी है। विस्तृत जांच करके मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाएगा। किसान ने यूनियन बैंक से कर्ज लिया था, जिसको भर पाने में किसान नाकाम हो गया, जिससे परेशान होकर उसने बैंक की शाखा के सामने मौत को गले लगा लिया। आरोप है कि बैंक दलाल के माध्यम से लगातार किसान पर कर्ज भरने का दबाव बना रहा था, जिसकी वजह से परेशान होकर किसान ने मौत को गले लगा लिया। किसान की मौत के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सहारनपुर के किसान पर मात्र 1,40,000 रुपए का लोन था, लेकिन बैंक ने इस किसान को इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने बैंक के सामने ही आत्महत्या कर ली। किसान की मौत से फतेहपुर की छुटमलपुर गांव में मातम पसरा हुआ है। सरकार का दावा है कि किसान के हितों का ध्यान रखा जा रहा है, फिर किसान कर्ज से परेशान होकर मौत को गले क्यों लगा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। इस बीच बड़ी खबर आगरा से आ रही है। कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। बता दें आपको कि बाइक सवार इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। कार ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया है और थाना एतमादुल्ला क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जब हम सभी सड़क पर बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते तो अंजाम बेहद ही खतरनाक साबित होते हैं। और ऐसे ही हादसों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए मगर ध्यान से, क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं।
दुर्घटना से देर भली, अक्सर हमने इस लाइन को सड़क के किनारे या बस और ट्रकों पर लिखे हुए देखा है, लेकिन जब हम सड़क के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो अंजाम बेहद ही घातक साबित हो सकता है। ये तस्वीरें नवकालपन शहर की हैं। जिन गाड़ियों को रफ्तार भरते हुए आप देख रहे हैं वो मैक्सिको हाईवे की एक बेहद व्यस्त सड़क है। गाड़ियां अपनी तय सीमा के साथ ही इस हाईवे पर सफर कर सकती हैं। अगर इस हाईवे पर कोई ओवर स्पीडिंग करता है तो फौरन ऐसे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन 25 साल के एलन ने इस हाईवे के लिए बने कानून की अनदेखी कर दी, जिस वजह से उनकी लाल रंग की कार डिवाइडर से टकरा गई। तो देश भर में आज होलिका दहन किया गया। इसके बाद कल पूरे देश में होली मनाई जाएगी। और लखनऊ से हमारे साथ शबाब, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। शबाब, अगर बात करें होली से पहले की शाम जब होलिका दहन होता है, क्या कुछ खास कल्चर इस मौके पर वहां देखने को मिल रही है? देखिए, राजधानी लखनऊ में होलिका दहन जो है वो हो चुका है। सबसे पहले मैं पीछे की तस्वीरें आपको दिखाऊं। होलिका दहन हो रहा है और पूजा अर्चना जो है होली के मौके पर जो की जाती है वो देखिए महिलाएं जो हैं वो कर रही हैं। पूरा विधिवत जो प्रक्रिया होती है वो की जा रही है। होलिका को जो अग्नि में छोड़ा जाता है, जो अनाज होता है उसको छोड़ा जाता है, वो सब चल रहा है। और चूंकि जो मुहूर्त था शुभ वो देर रात से शुरू हुआ था, जो 11:26 तक चलेगा, लिहाजा शहर के अलग अलग कोनों पर बहुत जो है खुश मिजाजी के साथ जो है वो त्यौहार की शुरुआत हो चुकी है। भाई साहब, कब से यहाँ पर होलिका जला रहे हैं आप लोग और क्या विधिवत पूजा का विधि विधान है, कैसे होलिका दहन हुआ? ये 1980 से हम लोग यहाँ पे होली जला रहे हैं और 1900 पूरा मोहल्ला पूरा एक हो के हमारे पिताजी ने शुरुआत की थी। यहाँ पे 40 साल से सारा पूरा मोहल्ला हो के एक साथ जलाते हैं और सारी पूजा अर्चना पूरे मोहल्ले वाले होली जला के पहले भी बाद में आगे करते हैं यहाँ पे। कुछ रंगे चेहरे भी हमारे साथ हैं। होली का जलने के साथ ही जो है होली की भी शुरुआत हो गई है। आप कहाँ से आए हैं और कैसे पूजा हुई और कैसे होली का दहन हुआ है? मैं तो इंदिरा नगर से आई हूँ और मुझे ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पसंद है। और चलिए, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है और ये माना जाता है कि होलिका दहन के साथ तमाम बुराइयां भी खत्म हो जाती है और अपर्णा, हम भी चाहेंगे कि समाज की भी तमाम बुराइयां इसी के साथ खत्म हो जाएं। बिल्कुल, और लाख टके की बात है, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।